चलिए दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी बिहार विधान परिषद में कितनी क्षमता है, यानी कि कुल कितनी सीटें हो सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 75। बिहार में टोटल जो विधान परिषद की सीट है वो कितने हैं, 75 है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 40 हो सकता है। ये किसका है, तो ये सीट है विधान परिषद का। किसका, विधान परिषद का। वही अगर विधानसभा का सीट अगर बात करें तो टोटल कितने हैं, 243 सीट है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंध या उपबंधों को प्रभावित किया है। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था और इसी दिन कुछ कुछ संविधान में लागू भी हो गया था। तो वही पूछा है कि उसमें कौन कौन से चीज ऐसे थे जो कि 26 जनवरी 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को नागरिकता यानी सिटीजनशिप, निर्वाचन यानी कि इलेक्शन और अंतरिम संसद ये इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। बाकी जो बचे थे वो 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेड 26 नवंबर 1949, कुछ ऐसे उपबंध थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, जिसमें कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, द रिमेनिंग द प्रोविजन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950। जो रिमेनिंग जो बचे थे वो कब फोर्स में आया, वो आया 26 जनवरी 1950 में। 26 January 1950 is the referred as the date of the commencement and Indian Constitution and celebrate as the Republic Day। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इसी दिन हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पुस्तक द लाइफ डिफाइन, इंपॉर्टेंट है बुक, कह रहे द लाइफ डिफाइन किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आंसर होगा अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। और ये देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी के जो हेडमास्टर का परीक्षा हुआ था पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके द्वारा निकट है, यानी कि कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी की अगर बात करें तो ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। यहाँ बीच में क्या है, तो ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। और यहाँ पे 23 डिग्री ऊपर की बात करें तो 23 डिग्री ऊपर में कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। और 23 डिग्री अगर हम नीचे की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि मकर रेखा है। तो मकर वाला जो ऊपर वाला रेखा है, इस वाले को यानी इस वाले क्षेत्र जो होता है यहाँ पर, इस वाले को कहते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक, याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं। और अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र यानी कि दक्षिणी वाले पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक बोलते हैं। तो अब यहाँ बताइए अंटार्कटिक किधर है, साउथ यानी कि दक्षिण में। तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक किधर है, तो आर्कटिक कहाँ है, नॉर्थ में, नहीं कि उत्तर में। तो आर्कटिक हो गया उत्तर और अंटार्कटिका हो गया दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम ऊपर से यानी कि नॉर्थ पोल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिखता है, और अगर साउथ पोल को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे आर्कटिक है, जो साउथ पोल है वहाँ पे अंटार्कटिका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। देखिए पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुआ था, तो 1951 से पहला पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चला था। तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, 1956 तक। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर पर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और कब तक चला था, तो 2012, कब, 2012 से 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 2017 तक चला था। तो 17 के बाद फिर क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी कि उसे पंचवर्षीय योजना फिर
नहीं लागू किया गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 217। नीति 217 तक पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस एग्जाम यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर सेशंस होता है और यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटी होती है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो कृषि से संबंधित कार्य होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से रिसोर्सेज को लेकर के कार्य करता है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हो गए, वो द्वितीय होते हैं। तृतीय की बात करें तो ये सर्विस सेवा होता है, जिसमें कि कोई चीज़ों की आदान प्रदान नहीं की जाती है, सिर्फ सेवा दी जाती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेवा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाल कटाने जाते हैं तो बाल कटाते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सेवा देते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सेवा देते हैं। वकील के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सेवा देते हैं। तो जो तीसरे क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र होता है। और कृषि से क्षेत्र जो होगा वो प्रथम होगा और उद्योग की बात करें तो वो होता है द्वितीय। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होता है। जैसे कोई डायरी है, ठीक है, फिशिंग है, मछली पकड़ना है, डेयरी है, कोई खेती कर रहा है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए, एग्रीकल्चर से संबंधित यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होगा। वही अगर सेकेंडरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, दूसरा क्षेत्र। जैसे अगर बिस्कुट बनाएगा तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, फार्मर यानी कि किसान से इसको अनाज को लेगा, अनाज को लेने के बाद क्या करेगा, फिर ये बिस्कुट बनाएगा। यानी कि जो दूसरा क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं दूसरा क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए ट्रेटरी सर्विस की बात करें तो देखिए ये सर्विस है, जैसे मालगाड़ी माल को क्या कर रहा है, ढो रहा है, सिर्फ सिर्फ क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये होता है, आपको वो सामान नहीं दे रहा है लेकिन वो सिर्फ सिर्फ सर्विस देता है। कैसे देता है कि वो गोडाउन से लिया यानी किसी दुकानदार से लिया और वहां से लेकर के आपके घरों तक डिलीवरी कर देता है। तो वो क्या हुआ, सर्विस सेक्टर। जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप क्या करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, जब आपको जरूरत पड़ता है बैंक से आप पैसे ले लेते हैं, तो वो क्या हुआ, एक सर्विस सेक्टर हुआ। जैसे टीचर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको ज्ञान यानी कि शिक्षा देते हैं, तो और वो सिर्फ सर्विस देते हैं। वकील भी वही करता है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएगा, टेरिटरी क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि टेरिटरी सेक्टर में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो 108 यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग होती है। और यहाँ पे यहाँ पे जो संयुक्त सीटिंग बुलाता कौन है, संसद की संयुक्त सीटिंग बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन, उपराष्ट्रपति, वो करता है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। यूएनओ की स्थापना, यूएनओ बोलो थे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर कब, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो देखिए 2018 से पहले पहले 2017 में आम बजट से देखिए रेल बजट और आम बजट ये दोनों अलग से पास किया जाता था, नहीं अलग से लाया जाता था। लेकिन 2017 में क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। तो विश्व व्यापार जो संगठन है, भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। क्यों? इसी समय में ही भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही लाया था एलपीजी। एलपीजी यानी कि घर के गैस का नहीं, ये एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तो जिसके कारण यहाँ पे 1995 में WTO में भारत भी शामिल हो गया था।
दोस्तों, आगे प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो यह देखिए, नीति आयोग सबसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। लेकिन 1 जनवरी कब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का नाम को बदलकर अ, योजना आयोग के नाम को बदलकर क्या कर दिया? तो नीति आयोग कर दिया। पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री उस समय होता है, नीति आयोग के चेयरमैन वही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष अभी फिलहाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द जैनिज्म ऑर्गेनाइज? यानी कि जैन धर्म के प्रथम जो सम्मेलन हुए थे वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, क्या पूछा है कि धूसर क्रांति, ये धूसर क्रांति क्या है, गुलाबी क्रांति क्या है, रजत क्रांति क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो गुलाबी क्रांति होता है, ये गुलाबी क्रांति ये प्याज और का उत्पादन करता है। अच्छा, रजत क्रांति क्या होता है? अंडा का उत्पादन करता है, ठीक है। और लाल क्रांति क्या होता है? लाल, जिसमें कि लाल क्रांति जो होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पे देखिए, टमाटर और मांस, इसको कहते हैं लाल क्रांति। टमाटर और मांस को क्या कहते हैं? लाल क्रांति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो धूसर क्रांति होता है, उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइजर होता है उसको हम उर्वरक जो होता है वो धूसर क्रांति कहते हैं। और उसके बाद जो रजत क्रांति होता है वो अंडा से उत्पादन होता है, रजत क्रांति। और अगर हम लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति क्या होता है? टमाटर और प्याज से उत्पादन, यानी मांस जो होता है, टमाटर मांस, ये सारे लाल क्रांति में आता है। और हमारा बच गया क्या? गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति क्या हो जाएगा? प्याज क्रांति। तो इस तरीके से आप ए का 4 है, तो ए का यहाँ पे क्या है? ए का 4 है, तो ए का 4 कहाँ है? एक ही ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है। चलिए, यहाँ से देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जाता है। काली क्रांति पेट्रोलियम से हो जाता है, ठीक है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम हो जाएगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा गैर परंपरागत जो कोक उत्पादन होता है, गोल्डन फाइबर जूट हो गया। स्वर्ण क्रांति फल समग्र बागवानी विकास शहद उत्पादित स्वर्ण। हरित क्रांति खाद्य अनाज के लिए। धूसर क्रांति उर्वरक। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन फार्मास्यूटिकल, भारत जो झींगा उत्पादन, झींगा मछली भी होता है, वो गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन है। गोल क्रांति आलू हो गया। सिल्वर फाइबर कपास। रजत क्रांति अंडे कुक्कुट उत्पादन। श्वेत क्रांति भारत में ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन का उत्पादन। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, अगला देख सकते हैं, यहाँ पे धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर से है, गुलाबी क्रांति प्याज से है, रजत क्रांति अंडे से है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। जापान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा येन, जो जापान की है। बाकी अमेरिका वगैरह का क्या है? डॉलर है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सारे क्या है? मुद्राएं हैं, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देख सकते हैं किस किस, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी डॉलर है। चीन की बात करें तो यहाँ पे रेमन भी चलता है, और जापान में येन, और दक्षिण कोरिया में वॉन। स्वीडन की बात करें तो क्रोना, और तुर्की की बात करें तो लीरा। रूस की बात करें तो रूबल। ये सारे अभी देश जो हैं न्यूज़ में है, सुर्खियों में है, इसलिए याद रखिएगा, ये वाला आपको याद कर ही लेना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली सत्याग्रह में, बारदौली का सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, और वहाँ की महिलाओं ने दिया था। देखिए,
प्रक्रिया के नियमों का समिति राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय अधिकृत समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सभा की समिति के थे वल्लभ भाई पटेल और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न करते करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पिछला वाला सेशन देखा होगा तो मैंने आपको ये वाला प्रश्न पहले भी कराया था और आज भी करा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का गठन, देखिए ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये 44 हो जाएगा और न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो पृथकीकरण है अलग है वो अनुच्छेद 50 हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास की बात करें तो ये हो जाएगा 51 अनुच्छेद और कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो ए का कहाँ है? 5, ए का 5, तो ए का 5 कहीं है बी में है, एक ही जगह। बी का 3, तो बी का 3 एक है, तो ये कोई भी आंसर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायत की गठन अनुच्छेद 40 में है, समान नागरिकता 44 है, कृषि एवं पशुपालन 48 है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण यानी कि अलग है जो ये 50 है और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास की बात करें तो 51 आर्टिकल में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, तो ये भाग 3 में है जो कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। अगर पेपर में जाए कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किस संविधान से नहीं कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से 18 होगा। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 1922 हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करें तो 23 से 24 हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम रिलीजन की बात करें आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करें तो 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेंडीज की बात करें तो आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेंडीज बात करें तो इसी को भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला है आर्टिकल को। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। मेंबर ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हम जिसे चुनते हैं, जैसे हम किसे चुनते हैं, एमएलए का चुनाव होता है, तो उस एमएलए के चुनाव में हम क्या करते हैं, एमएलए यानी कि विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव में हम डायरेक्ट एमएलए को वोट करते हैं और वो एमएलए वोट किसको करता है? राज्यसभा के सदस्य को, यानी कि राज्यसभा में भेजता है वो एमएलए चुन करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं। जी हाँ, हम चुनते हैं एमएलए को और एमएलए चुनता है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व को, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी भी हो जाएगा, ए हो जाए, ए और सी दो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है क्या कि वेयर इज द एंजल फॉल्स एलोकेटेड, तो एंजल जो वाटरफॉल है ये कहाँ है? वेनेजुएला में है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एक एंजल जलप्रपात है। ठीक, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? एंजल जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द एंजल फॉल्स वेनेजुएला, और कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ये रेगुलर सेशन होता है और यहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।